और बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। महिला दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी सौगात सामने आ गई है। एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 100 रुपए की छूट दे दी गई है महिलाओं को, और करोड़ों परिवारों का जो आर्थिक बोझ है इससे कम होगा, ये कहना है प्रधानमंत्री मोदी का। तो करोड़ों महिलाओं के लिए एक बड़ी सौगात है ये। करोड़ों परिवारों को आर्थिक तौर पर बोझ भी जो होगा वो कम हो पाएगा। आमोद राय इस के बारे में और ज्यादा इस बड़ी सौगात के बारे में जानकारी दे रहे हैं। आमोद, एक बड़ी सौगात प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से जिसमें एलपीजी सिलेंडर को लेकर, कीमतों को लेकर फैसला लिया गया है। बिल्कुल, देखिए निधि, आज प्रधानमंत्री ने स्वयं इस बात की घोषणा की है कि 32.5 यानी 32.5 करोड़ जो लाभार्थी हैं, जो कनेक्शन जिनके पास एलपीजी का है, उनको सीधा फायदा मिलेगा। करीब 100 रुपया कम किया जा रहा है हर एक एलजी सिलेंडर कनेक्शन पे। तो इसका फायदा आम जनता को देश भर में मिलेगा। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि कल कैबिनेट ने तकरीबन 10 करोड़ जो लाभार्थी हैं उज्ज्वला कनेक्शन के, प्रधानमंत्री उज्ज्वला कनेक्शन के, उनकी जो सब्सिडी 300 रुपये कम की गई थी, उसको 1 साल के लिए आगे बढ़ा दिया है। और आज ये एक बड़ा फैसला लिया है जिससे आम नागरिक जो उज्ज्वला कनेक्शन से अलग जिनका सिलेंडर है, सामान्य नागरिक को भी 100 रुपये का प्रति सिलेंडर फायदा देश भर में मिलेगा। तो ये सौगात दिया प्रधानमंत्री ने नारी शक्ति को महिला दिवस के मौके पर। अमोद जी, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। आप कल मोदी कैबिनेट ने किसानों और महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान किया। सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी सिलेंडर पर भी सब्सिडी जारी रखने का फैसला लिया। और कैबिनेट में और क्या क्या फैसले हुए, इस रिपोर्ट में देखिए। लोकसभा चुनाव से पहले मोदी कैबिनेट ने बहुत बड़ा तोहफा दिया है। पीएम मोदी की अगुवाई में हुई कैबिनेट मीटिंग में 6 बड़े फैसले लिए गए हैं। आज प्रमुखतः 6 विषयों के ऊपर माननीय प्रधानमंत्री जी ने और कैबिनेट ने स्वीकृति दी है। मोदी कैबिनेट ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर तोहफा दिया है। सरकार ने पीएम उज्ज्वला योजना की अवधि को 1 साल तक बढ़ा दिया है। अब 300 रुपए प्रति सिलेंडर सब्सिडी का लाभ 1 साल में 12 सिलेंडर की सीमा तक मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य हमारी माता बहनों को तोहफे के रूप में जो 300 रुपए टारगेटेड सब्सिडी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को दी जाती है, जिसकी अवधि 31 मार्च 2024 तक थी, उसको 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाए। इसके अलावा सरकार ने कच्चे जूट के न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाकर किसानों को तोहफा दिया है। और मोदी सरकार ने कैबिनेट की बैठक में एक और बड़ा फैसला इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन को लेकर लिया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भविष्य की नींव माना जा रहा है और मोदी सरकार इसको लेकर बड़ा दांव खेलने को तैयार भी है। पूरी रिपोर्ट 60 सेकंड में देखिए। मोदी सरकार ने एआई मिशन को लेकर 1 साल के बजट में बड़ी निवेश की बात कही थी। कल हुई कैबिनेट की बैठक में सरकार ने इंडियन एआई मिशन के लिए 10,372 करोड़ के फंड को मंजूरी दे दी है। इंडिया एआई मिशन के तहत स्टार्टअप और एआई एप्लीकेशन के क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियों की मदद की जाएगी। सरकार ने कहा कि इसमें देश के कंप्यूटिंग ढांचे को बढ़ावा दिया जाएगा। वैश्विक प्रतिस्पर्धा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इकोसिस्टम को और तेजी से विकसित भारत में करने के लिए ये बड़ा ही बहुमुखी कॉम्प्रिहेंसिव इंडिया एआई मिशन का फ्रेमवर्क तैयार किया गया है। इंडिया एआई मिशन को मंजूरी मिलने पर केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया पर लिखा कि पीएम मोदी ने टेक्नोलॉजी का लोकतंत्रीकरण किया है। एआई मिशन के साथ वो इन्वेस्टर्स, स्टार्टअप्स, छात्रों और शैक्षणिक संस्थानों को कंप्यूट पावर उपलब्ध करवाएंगे। और आगे रुक करेंगे इस वक्त की एक और बड़ी खबर का, जहां आपको बता दें बात होगी आत्मनिर्भर हिंदुस्तान, मेक इन इंडिया की उड़ान की।
बड़ी खबर यह है कि मोदी सरकार ने 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट निर्माण को मंजूरी दे दी है। सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी के बड़े फैसले को लेकर अपडेट आपके सामने, जहां बता दें स्टेल्थ फाइटर जेट के निर्माण के लिए 15,000 करोड़ रुपए की मंजूरी को लेकर इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर आ रही है। जी हां, आत्मनिर्भर भारत की तरफ ये बढ़ते कदम है। देश की सुरक्षा से जुड़ी ये बहुत बड़ी खबर है कि सरकार ने 5th जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर जेट के निर्माण को मंजूरी दे दी है। भारत सरकार के इस फैसले से चीन और पाकिस्तान में भारतीय सेना का खौफ बढ़ चुका है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी ने भारतीय सेना के लिए स्टेल्थ फाइटर जेट AMCA को बनाने के लिए हरी झंडी दे दी है और इसके लिए 15,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। इसके तहत सबसे पहले 5 प्रोटोटाइप विमान बनाए जाएंगे जो 2026 तक बनकर तैयार हो जाएंगे। तो ये एक तरह से उपलब्धि है और कामयाबी है। मेक इट इंडिया की नई उड़ान है। आपको ये भी बता दें कि 15,000 करोड़ रुपए की मंजूरी इस प्रोजेक्ट को लेकर दी गई और इसके तहत सबसे पहले जो 5 प्रोटोटाइप विमान हैं वो बनाए जाएंगे जो 2026 तक, जो डेडलाइन दी गई है वो 2026 तक बनकर तैयार हो जाएंगे। तो ये आपको बता रहे स्वदेशी स्टेल्थ फाइटर जेट बनाने को मंजूरी मिली है। 5th जनरेशन फाइटर जेट होंगे ये और भारत इसे बनाएगा। तो ये बड़ी कामयाबी, बड़ी उड़ान की तरफ बढ़ते कदम है। सुरक्षा मामलों की जो कैबिनेट कमेटी है उसने ये फैसला लिया है और 2026 तक ये जो फाइटर जेट्स हैं, स्टेल्थ फाइटर जेट्स 5th जनरेशन बनकर तैयार होंगे। चलिए एक जल्द इंफॉर्मेशन आपके सामने रखते हैं क्योंकि बताते हैं इस विमान की ताकत और आखिर खासियत क्या है। और इस फाइटर जेट का नाम है एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट। इसका पहला प्रोटोटाइप साल 2026 तक सामने आएगा। इसमें जनरल इलेक्ट्रिक 414 के 2 इंजन लगे होंगे और इस एयरक्राफ्ट के आने के बाद भारतीय वायुसेना की ताकत कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। बड़ी बात यह है कि भारतीय लड़ाकू विमान की स्पीड है 2633 किलोमीटर प्रति घंटे। इसकी रेंज 3240 किलोमीटर है और फाइटर जेट 65,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है। विमान में 6,500 किलोग्राम फ्यूल आएगा। ये स्वदेशी लड़ाकू विमान 57.9 फीट लंबा होगा, ऊंचाई 14.9 फीट, जबकि AMCA का विंग स्पैन 36.6 फीट का बताया जा रहा है। हालांकि देखिए किस तरीके से लगातार ये बड़े फैसले हो रहे हैं और फैसले को देखते हुए मिली मंजूरी के तहत ये खबर इतनी इंपॉर्टेंट कैसे है। और आपको इस बीच ये भी बता दें कि जिस तरीके से कैबिनेट का ये बड़ा फैसला लिया गया है, साफ है भारत की ताकत, भारत की क्षमता, आत्मनिर्भर हिंदुस्तान के तहत ये बड़ी खबर अब सामने आ रही है। और इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है भारत चीन सीमा से, जो इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। भारत ने चीन सीमा पर जवानों की तैनाती बढ़ा दी है। सूत्रों के हवाले से खबर, हलचल तेज है इसलिए जवानों की तैनाती भी बढ़ाई गई है। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल तक जवानों की तैनाती बढ़ाई गई है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही है। 10,000 अतिरिक्त सैनिकों की भारत चीन सीमा पर तैनाती की जा रही है। तो जो डिप्लॉयमेंट है वो बढ़ाया जा रहा है और इसके मद्देनजर, आशंकाओं के मद्देनजर एक बड़ी कार्रवाई की जा रही है। जो सूत्र बता रहे हैं भारत चीन सीमा पर पहले से ही 9,000 सैनिक मौजूद हैं, लेकिन चीन सीमा पर जवानों की और तैनाती की जाएगी। जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, उत्तराखंड हिमाचल की सीमाओं पर इस तरह से जवानों की तैनाती की जाएगी। 10,000 अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती की जाएगी। तो बॉर्डर पर चीन की हर गतिविधि, चीन की चालाकी को देखते हुए भारत जिस तरीके से एक्शन ले रहा है उसी की इंफॉर्मेशन वॉल पर डिटेल आपके सामने रखते हैं, क्योंकि चीन की करतूत का जवाब देने के लिए भारत की इस नई रणनीति के तहत ये सबसे बड़ी खबर सामने आई है, जहां उत्तराखंड से लेकर हिमाचल प्रदेश तक सैन्य तैनाती को बढ़ाने का फैसला लिया गया है। निधि, बिल्कुल सुरभि, और बड़ी जानकारी इसके तहत ये बताई जा रही है कि विवादित सीमा पर सैन्य ताकत बढ़ाने में भारत जुटा हुआ है कि कोई भी अगर हिमाकत होती है दुश्मनों की तरफ से तो जवाब दे सके भारत। पश्चिमी सीमा पर तैनात 10,000 सैनिक शिफ्ट किए गए हैं। जो वेस्टर्न सीमा पे थे वो शिफ्ट किए जा रहे हैं उत्तराखंड और हिमाचल सीमा पर। हालांकि चीन से सटे बॉर्डर पर 9,000 सैनिक पहले से ही तैनात है, लेकिन अब बड़ी खबर ये सामने आ चुकी है, जहां चीन की हर गतिविधि पर नजर रखने के तहत
पश्चिमी सीमा पर तैनात 10,000 सैनिकों को शिफ्ट किया गया है और जिस तरीके से ये तैनाती की जा रही है, हम जल्द आपको एक ग्राफिकल इंफॉर्मेशन के तहत, ये भी एक मैप रूट के तहत जानना और समझना निधि जरूरी है कि आखिर कितनी बड़ी सीमा है ये और किस तरीके से इन सीमाओं के तहत भारत रणनीतिक तौर पर बड़े फैसले लेता है। बिल्कुल, बड़ी बात बता देते हैं सुरभि की जैसा कि आप सीमा की बात कर रही हैं, आपको भारत चीन बॉर्डर के बारे में बताते हैं। भारत चीन जो बॉर्डर है 3,488 किलोमीटर बॉर्डर साझा करते हैं भारत और चीन मिलकर, और चीन से लगे भारतीय राज्य जो है वो 5 राज्य ऐसे हैं जो चीन की सीमा से लगते हैं। अब वो कौन कौन से राज्य हैं वो भी बता देते हैं। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये राज्य ऐसे हैं जो चीन की सीमा से लगते हैं, तो इसीलिए ज्यादा खतरा है। और अंजू हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। 3,488 किलोमीटर की सीमा है जो साझा करते हैं भारत और चीन। अंजू, इसीलिए ये जो एहतियातन खबर मिल रही है कि सैनिकों का जो डिप्लॉयमेंट होगा वो बढ़ाया जाएगा, इसके बारे में क्या जानकारी मिल रही है? जी देखिए, मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ कि जिस तरीके से भारत और चीन की जो LAC की जो वास्तविक नियंत्रण रेखा की जो सीमा है 3488 किलोमीटर है और ये पूर्वी लद्दाख से और अरुणाचल प्रदेश से लेते हुए आपको बता दूं कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश तक लगती है। ऐसे में अगर हम लद्दाख की बात करें तो लद्दाख पे ऑलरेडी 50,000 से ज़्यादा सैनिक जो हैं वो ऑलरेडी तैनात हैं। वहीं अगर हम उत्तराखंड और हिमाचल की बात करें, क्योंकि वो भी एक ऐसा एरिया है जो कि चीन ऑक्यूपाइड तिब्बत का जो एरिया लगता है वो उसकी भी करीब 550 के आसपास जो सीमा है वो वहां पर लगती है। तो ऐसे में जो ये 10,000 जो सैनिक हैं और वहां पर तैनात किए गए हैं ऑलरेडी, वहां पर 9,000 सैनिक ऑलरेडी तैनात हैं और उनकी संख्या जो है वो और बढ़ाई गई है। और ये एक तरीके से, क्योंकि अभी तक भारत और चीन के बीच में 21 राउंड की वार्ता हो चुकी है, तो ऐसे में कोई हल नहीं निकला, बल्कि अगर हम एग्रेशन की बात करें चीन का तो वो लगातार बढ़ रहा है। तो ऐसे में उसी को देखते हुए भारत की ये एक रणनीतिक तैयारी है जिसके तहत 10,000 जो सैनिक हैं वो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का जो एरिया है जो लगता है चीन ऑक्यूपाइड तिब्बत का जो एरिया लगता है उस सीमा पर तैनात किए गए हैं। हालांकि फाइटर जेट्स को देखते हुए जिस तरीके से भारत अपनी ताकत में इजाफा कर रहा है, ये जानकारी जिस तरीके से आप ही की रिपोर्ट के जरिए सामने आई कि किस तरीके से स्टेल्थ फाइटर, भारत के ये स्टेल्थ फाइटर की वजह से ही चीन और पाक में भी दहशत बढ़ेगी। जी देखिए, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो CCS की जो कल बैठक हुई और जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने उसकी अध्यक्षता की, उसको देखते हुए वहाँ पर जो एमका, क्योंकि एमका एयरक्राफ्ट को लेकर बहुत समय से तैयारी चल रही थी और एमका क्योंकि 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट है और भारत को इसकी सख्त ज़रूरत है, तो ऐसे में उसके भारत की ज़रूरत को देखते हुए भारतीय वायुसेना की ताकत को बढ़ाने के लिए एमका की जो है वो मंजूरी दे दी गई है। और आपको बता दूं कि आने वाले दिनों में अगर हम 3 से 4 साल का जिक्र करें तो उसमें एमका एयरक्राफ्ट जो कि 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट है और बिल्कुल टक्कर देता है अमेरिका के F-35 एयरक्राफ्ट को, उसकी भी तुलना में अगर हम बात करें, स्पीड की बात करें तो उससे ज्यादा एडवांस स्पीड का ये एयरक्राफ्ट होगा जिसको DRDO और HAL मिलकर बनाएंगे। तो एक तरीके से हमारी भारतीय वायुसेना को तो एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को लेकर ही हमारी सहयोगी इस बारे में जानकारी दे रही है, जहां आत्मनिर्भर भारत के तहत ये बड़ी खबर सामने आई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अंजू निर्वाण इस पूरी जानकारी के लिए। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर जहां बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट बैठक में अपने साथी मंत्रियों के साथ श्रीनगर दौरे का अनुभव साझा किया है। आपको बता दें प्रधानमंत्री ने क्या क्या कहा है, इस रिपोर्ट में लेटेस्ट अपडेट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हुई कैबिनेट की बैठक में 6 बड़े फैसले लिए गए। कश्मीर दौरे से लौटे पीएम मोदी कैबिनेट बैठक में शामिल हुए। सूत्रों की माने तो पीएम मोदी कैबिनेट की बैठक में अपने मंत्रिमंडल में साथियों के साथ कश्मीर यात्रा के बारे में अपना अनुभव साझा किया। धारा 370 हटने के बाद पहली बार कश्मीर पहुंचे पीएम मोदी ने अपने सहयोगियों मित्रों से कहा कि वहां की जनता देखकर वो काफी उत्साहित थे। पीएम मोदी ने कहा कि कश्मीर की सभा में भारी भीड़ देखकर उन्हें काफी खुशी हुई। पीएम मोदी ने कहा कि भीड़ को देखकर लगा कि केंद्र द्वारा अपनाए गए विकास एजेंडे के लिए एक अच्छा संकेत है। पीएम ने सहयोगी मंत्रियों से बातचीत के दौरान ये भी कहा कि एक ही परिवार के फोकस से देश का विकास डिफोकस हो गया। पीएम मोदी बख्शी स्टेडियम पहुंचे तो उन्हें सुनने के लिए लाखों की भीड़ उमड़ पड़ी। अंदर लोगों के बैठने की जगह नहीं बची थी। खुद पीएम मोदी ने बताया कि कई लोग अब भी इंतजार में बाहर खड़े हैं और दूर दराज इलाकों में भी लोग इंटरनेट के माध्यम से उन्हें सुन रहे हैं।
और प्रधानमंत्री मोदी आज से 2 दिनों के लिए असम दौरे पर जा रहे हैं। उस दौरान प्रधानमंत्री कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और आधारशिला भी रखेंगे। लोकसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर असम जा रहे हैं। अपने 2 दिवसीय यात्रा के दौरान पीएम असम के लिए कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे, जिसमें बरौनी से गुवाहाटी तक 3,992 करोड़ रुपए की पाइपलाइन परियोजना भी शामिल है। पीएम शुक्रवार को शाम 4 बजे तेजपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। शुक्रवार को पीएम काजीरंगा में रात्रि विश्राम करेंगे। 9 मार्च को सुबह करीब 5:30 बजे पीएम काजीरंगा नेशनल पार्क जाएंगे। 9 मार्च को पीएम तिनसुकिया मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करेंगे और शिवसागर मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखेंगे। अपनी 2 दिवसीय यात्रा के दौरान पीएम मोदी अरुणाचल प्रदेश भी जाएंगे। पीएम मोदी अरुणाचल प्रदेश में 2 कार्यक्रमों में भाग लेंगे। अरुणाचल प्रदेश के बाद प्रधानमंत्री दोपहर में जोरहाट लौट आएंगे और हुलुंगा पाथर में प्रसिद्ध अहोम योद्धा बोरफुकन की 84 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे। पीएम मोदी जोरहाट के मेलेंग मेटेरी पोथरा में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। और बड़ी खबर बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहली बार नेशनल क्रिएटर अवार्ड देंगे। ये पुरस्कार 20 कैटेगरीज में दिए जाएंगे और इस मौके पर पीएम मोदी जनसभा को भी करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहले नेशनल कंटेंट क्रिएटर अवार्ड देंगे। यह अवार्ड पहली बार दिया जा रहा है। सुबह 10:30 बजे इस कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। पीएम मोदी वहां मौजूद लोगों को संबोधित भी करेंगे। पीएम मोदी ने इसके बारे में सोशल मीडिया एक्स पर जानकारी दी। नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड 20 कैटेगरी में दिए जाएंगे। इसके लिए करीब 1.5 लाख नॉमिनेशन मिले थे। वोटिंग के जरिए 3 इंटरनेशनल क्रिएटर समेत 23 विजेताओं को चुना गया है। पीएम मोदी जिन कैटेगरियों में अवार्ड देने वाले हैं वो है नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड विद स्टोरी राइटर, सेलिब्रिटी प्रोड्यूसर, ग्रीन चैंपियंस अवार्ड, सोशल चेंज बेस्ड क्रिएटर, एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर, कल्चरल एम्बेसडर अवार्ड दिए जाएंगे। इसके अलावा इंटरनेशनल प्रोड्यूसर, ट्रेवल प्रोड्यूसर, क्लीनलीनेस एम्बेसडर, न्यू इंडिया चैंपियन, टेक क्रिएटर, हेरिटेज फैशन आइकन दिए जाएंगे। नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने खास कार्यक्रम मन की बात में भी बताया था। पीएम ने कहा था कि सरकार ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के टैलेंट का सम्मान करने के लिए नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड की शुरुआत की है। और बात सियासत की, देर रात अमित शाह के घर बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई। इस बैठक में बिहार में सीट शेयरिंग पर चर्चा हुई है। बैठक में कौन कौन मौजूद था और चिराग पासवान की पार्टी ने कितनी सीटें देने की मांग कर दी है, देखिए इस रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी में बैठकों का दौर जारी है। दिल्ली में देर रात तक बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई। गृह मंत्री अमित शाह के घर देर रात हुई बैठक में बिहार में लोकसभा चुनाव में टिकट बंटवारे पर चर्चा हुई। 1.5 घंटे तक हुई बैठक में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद थे। इस बैठक में बिहार के दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा भी मौजूद रहे। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री सुशील मोदी, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े भी शामिल थे। इससे पहले एलजेपी नेता चिराग पासवान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ मीटिंग की। दोनों नेताओं के बीच लगभग आधे घंटे तक बातचीत हुई। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा हुई। एलजेपी रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने अपनी दावेदारी के बारे में बताया। जो कमियां हैं उसको और सुधार करने का कोशिश करें और हमारी तैयारी मुकम्मल रूप से सभी बूथों पर है। जैसे कि आप मतलब हम चुनाव लड़ेंगे तो जहां गठबंधन में लड़ रहे हैं हमको सीट मिल रहा तो वहां तो लड़ना ही है, लेकिन उसी मजबूती के साथ दूसरे सीटों पर। महाराष्ट्र में एनडीए के बीच सीट बंटवारे को लेकर बातचीत जारी है और बीजेपी का दावा है कि जल्द ही फैसला ले लिया जाएगा। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के 48 में से कम 32 सीटों पर बीजेपी ने लड़ने की तैयारी की है। अन्य सभी सीटों पर अभी सहमति नहीं बन पाई है। बीजेपी कुछ सीटों पर सहयोगी दलों के उम्मीदवारों को अपने सिंबल पर चुनाव लड़वाना चाहती है। बताया जा रहा है कि 13 सीटों को लेकर बातचीत जारी है। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं का दावा है कि महज 2 या 3 सीटों पर ही सहमति बन पाई है। इसे भी जल्द ही सुलझा लिया जाएगा। देखिए, हमारे में कोई गंभीर मतभेद है ही नहीं। 2-3 सीटों के ऊपर हम लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, उसमें भी कोई, मैं ऐसा नहीं मानता कि कोई गंभीर मतभेद है, हम उसको सुलझा लेंगे। सभी को सीटें मांगने का अधिकार है, सभी पार्टियां है तो अपने अपने तरीके से सीटें मांगेंगे। जो वास्तविकता होगी उसके आधार पर हम तय करेंगे। महायुति में कुल ऐसी 13 सीटें हैं
जहां पर बीजेपी पहली बार दावा कर रही है, क्योंकि इन 13 सीटों पर पहले शिवसेना या फिर एनसीपी उम्मीदवार उतारती रही है, लेकिन इन 13 सीटों को लेकर ही पेच फंसा हुआ है। वैसे लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जल्द जारी होने वाली है। टिकट बंटवारे को लेकर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में उम्मीदवारों की पहली लिस्ट गुरुवार रात को भी जारी नहीं हो पाई। सूत्रों के मुताबिक ऐसी खबरें हैं कि राहुल गांधी एक बार फिर केरल के वायनाड से चुनाव लड़ सकते हैं। सूत्रों के अनुसार 10 राज्यों की 60 सीटों पर चर्चा हुई। शशि थरूर को केरल के तिरुवनंतपुरम से लड़ाया जा सकता है। कर्नाटक के डीके शिवकुमार के सांसद भाई डीके सुरेश को फिर से टिकट दिया जा सकता है। पार्टी कर्नाटक में मंत्रियों को चुनाव नहीं लड़ाएगी। कर्नाटक में सिर्फ एक मंत्री को लोकसभा टिकट देने पर विचार किया गया। मीटिंग में मल्लिकार्जुन खड़गे के कलबुर्गी सीट पर भी अभी फैसला नहीं हुआ। वहीं दिल्ली की सीटों पर भी फिलहाल फैसला नहीं हुआ है। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और के.सी. वेणुगोपाल समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। छत्तीसगढ़, दिल्ली and Lakshadweep. Formal announcement will be the procedure is going on. Formal announcement will be very soon. How many seats have been finalized? That the entire details we will let you know tomorrow or day after tomorrow. Everything will come on that. राहुल गांधी ने युवाओं के लिए भर्ती भरोसा योजना का ऐलान किया। युवाओं को 30 लाख पदों पर स्थायी नियुक्ति की गारंटी दी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा गुजरात में है। इस दौरान राहुल गांधी ने महंगाई और बेरोजगारी को लेकर सरकार पर निशाना साधा। राहुल ने युवाओं को लेकर बड़ा ऐलान किया। उन्होंने 30 लाख पदों पर स्थायी नियुक्ति की गारंटी दी। हिंदुस्तान में 30 लाख सरकारी वैकेंसीज हैं। 30 लाख। मोदी जी इनको भरवाते नहीं है, बीजेपी इनको भरती नहीं है। सरकार में आने के एकदम बाद हमारा पहला काम होगा कि 90% को 30 लाख सरकारी नौकरियां हम दे देंगे। राहुल गांधी ने युवाओं को पब्लिक सेक्टर में भी नौकरी देने का भरोसा दिया। आशा और आंगनबाड़ी जैसी योजनाओं में रिक्त पड़े पदों को भी भरने का ऐलान किया। राहुल गांधी ने कहा कि भर्ती भरोसा योजना ने न सिर्फ युवाओं के लिए रोजगार पैदा होगा, गवर्नेंस और गुणवत्ता भी बढ़ेगी, जिसका सीधा फायदा देश की जनता को होगा। और इस बीच 17 मार्च को मुंबई में कांग्रेस बड़ा शक्ति प्रदर्शन करने जा रही है। इसी दिन राहुल गांधी की न्याय यात्रा का भी मुंबई में समापन होने जा रहा है। राहुल गांधी की न्याय यात्रा की समाप्ति पर 17 मार्च को मुंबई के शिवसेना पार्क में कांग्रेस बड़ा शक्ति प्रदर्शन करने जा रही। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र में शक्ति प्रदर्शन के जरिए कांग्रेस राहुल गांधी को विपक्ष का चेहरा बनाने की तैयारी में है। शिवाजी पार्क की रैली में इंडिया गठबंधन भी शामिल होगा। इसमें विपक्षी दलों के सभी प्रमुख नेताओं और मुख्यमंत्रियों को बुलाने की योजना है। कांग्रेस नेताओं का मानना है कि इस मेगा रैली के जरिए इंडिया गठबंधन अपनी एकजुटता का परिचय देगी। 17 तारीख को यात्रा की समाप्ति शिवाजी पार्क में भव्य रैली के साथ होगी। देश भर के नेता भी इसमें आएंगे, तो इसके लिए इसे शक्ति प्रदर्शन माना जाएगा। शक्ति प्रदर्शन, आप अगर शक्ति प्रदर्शन मानने का सवाल ही नहीं, इलेक्शन है तो हर कोई शक्ति प्रदर्शन तो करता ही है, पर न्याय यात्रा को जो रिस्पांस मिला है स्टार्ट टू एंड तक, तो वो बहुत भारी मिला है। राहुल गांधी की अगुवाई में एनडीए जो इंडी गठबंधन बनाया गया है, इंडिया गठबंधन बनाया गया है, वो एक शक्ति प्रदर्शन मुंबई के शिवाजी पार्क पर करेगा। और उत्तर प्रदेश के मंत्री बनते ही ओम प्रकाश राजभर जनता के बीच पहुंचे। बता रहे हैं कि वो कितने पावरफुल हैं, उनका कनेक्शन कहां कहां है। सुनिए क्या कहा। 5 मार्च को योगी सरकार की कैबिनेट में मंत्री की शपथ लेने वाले ओम प्रकाश राजभर अपने आप को गब्बर बता रहे हैं। अच्छा, कितने लोग 16 फिल्म देखे हो, जरा हाथ उठाओ। देखो ना, 16 में गब्बर सिंह था, है ना, तो गब्बर समझ लो। मंत्री बनते ही राजभर के तेवर बदल गए। कार्यकर्ता के बीच पहुंचते ही राजभर जोश में आ गए और खुद को सीएम योगी के बाद पावरफुल व्यक्ति बताने लगे। जो पावर मुख्यमंत्री जी के पास है
उसके नीचे अगर पावर किसी के पास है तो वो पावर ओम प्रकाश राजभर के पास है। राजभर यही नहीं रुके, वो कहने लगे कि उनके पावर का कनेक्शन कहां कहां है। इस देश में सबसे बड़ा पावर कहां है? प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी के, दो लोगों के पास पावर है। ओम प्रकाश राजभर वहां कनेक्शन जोड़ा है। कहां जोड़ा है? गृह मंत्री और प्रधानमंत्री। और लोकसभा चुनावों से पहले केरल में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। केरल के पूर्व मुख्यमंत्री के करुणाकरण की बेटी पद्मजा वेणुगोपाल ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। पूर्व कांग्रेस नेता और केरल के पूर्व मुख्यमंत्री के करुणाकरण की बेटी पद्मजा वेणुगोपाल ने आखिर कांग्रेस को अलविदा कह ही दिया और बीजेपी में शामिल हो गई। बीजेपी में शामिल होने के बाद उन्होंने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। बीजेपी नेता प्रकाश जावड़ेकर ने पद्मजा वेणुगोपाल को पार्टी की सदस्यता दिलाई। वो काफी समय से कांग्रेस हाईकमान से नाराज थे। I was not happy with Congress party for so many years, especially last assembly election. So I complained in the high command, but there is no response. So many times. पद्मजा ने बिना किसी शर्त के बीजेपी का दामन थामा है, लेकिन माना जा रहा है कि बीजेपी उन्हें लोकसभा चुनाव का टिकट दे सकती है। पिछले कुछ महीनों में कांग्रेस के कई बड़े नेता पार्टी का साथ छोड़ चुके हैं। दक्षिण का किला कभी कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, लेकिन साल 2014 के बाद से दक्षिण का ये गढ़ भी कांग्रेस के लिए कमजोर होता जा रहा है। Tensed because I stood with my party. हरियाणा में 10वीं और 12वीं परीक्षा के दौरान लगातार नकल करवाने की तस्वीरें सामने आ रही हैं, लेकिन TV9 भारतवर्ष पर यह खबर दिखाने का असर हुआ है। हरियाणा शिक्षा बोर्ड ने कुछ सख्त फैसले भी लिए हैं। खुलेआम नकल के बाद हरियाणा बोर्ड ने क्या एक्शन लिया, इस रिपोर्ट में देखिए। हरियाणा की नूह की ये तस्वीरें हैरान करने वाली है। 10वीं और 12वीं की परीक्षा हो रही है और नकल कराने के लिए लोग सारी हदें पार कर रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर लगता है कि भारत का भविष्य खतरे में है। खुद अपने ही बच्चों की तकदीर खराब करने में जुटे हुए हैं। प्रशासन ने सख्ती करते हुए धारा 144 तो लगा दी, लेकिन नकल कराने आए लोगों ने दूसरा रास्ता निकाल लिया, खेतों में ही डेरा डाल दिया। इन्हें प्रशासन का कोई खौफ नहीं है। नकल के खिलाफ TV9 भारतवर्ष लगातार मुहिम चला रहा है। इस मुहिम के बाद प्रशासन एक्शन में आया। नूह, सोनीपत, आज झज्जर में 4 परीक्षा केंद्रों पर 10वीं का अंग्रेजी का पेपर लीक होने के बाद इन सेंटरों पर परीक्षा रद्द कर दी गई। नूह में पेपर लीक होने के मामले में परीक्षा केंद्र पर तैनात स्टाफ पर FIR दर्ज कराई गई। प्रशासन ने नकल के 33 मामले दर्ज किए हैं। पूरे प्रदेश में नकल के 101 मामले सामने आए हैं। कोई पकड़ में आया अभी तक? हाँ जी, पकड़ रखे काफी बच्चे हैं। पकड़ रखे आपने? और उत्तर प्रदेश में 13,000 अवैध मदरसों को SIT ने बंद करने की सिफारिश कर दी है। इनमें बहुत सारे अवैध मदरसे नेपाल सीमा से सटे इलाकों में बने हुए हैं। यूपी के अवैध मदरसों में हड़कंप मच गया है। SIT की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि श्रावस्ती जिले में नेपाल सीमा से सटे गांव में नो मैंस लैंड पर आधा दर्जन मदरसे ऐसे हैं जो पूरी तरह से अवैध हैं। श्रावस्ती जिले में 192 मदरसे अवैध तरीके से चलाए जा रहे हैं, जिसकी जांच भी हुई थी। नेपाल बॉर्डर पर ज्यादातर संदिग्ध मदरसे पिछले 20 वर्षों के दौरान बनाए गए हैं। उत्तर प्रदेश में ऐसे 13,000 अवैध मदरसे को SIT ने बंद करने की सिफारिश की। जांच में जो किया गया 192 जो है गैर मान्यता प्राप्त मिली थी और इसके बाद जो है उसकी जांच कमेटी बना करके जांच रिपोर्ट होकर चली गई शासन को। अब शासन जो भी निर्णय लेगा उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। कितने मदरसे मान्यता प्राप्त हैं? मान्यता 105 है और जो अपने धरातल पर चल रहा है। SIT के रिपोर्ट के मुताबिक 62 किलोमीटर की खुली भारत नेपाल सीमा से लगे हुए कई गांव ऐसे हैं जहां पर ये मदरसे संचालित हैं। ना तो इन मदरसों के पास कोई मान्यता है और ना ही मदरसों को संचालित करने का कोई लीगल स्रोत। दावा किया जा रहा है कि इन अवैध मदरसों को हवाला के जरिए दूसरे मुल्कों से फंड मिल रहा है। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, अब से थोड़ी देर बाद TV9 भारतवर्ष की खास पेशकश में जहां देखिए 31 मिनट 6 सेकंड बाद सत्ता सम्मेलन में सुनिए राजनाथ सिंह को। आगे बढ़ेंगे। संदेश खाली कांड के आरोपी शाहजहां शेख को लेकर बड़ी खबर यह है कि CBI लगातार उससे पूछताछ कर रही है और CBI शाहजहां को कहां पर ले जा सकती है,
और इसे लेकर बंगाल में क्यों सियासी संग्राम मचा हुआ है, इस रिपोर्ट में देखिए। पश्चिम बंगाल पुलिस से बहुत सारे कानूनी हथकंडे के बावजूद भी संदेश खाली का मुख्य आरोपी शेख शाहजहां सीबीआई के शिकंजे में पहुंच ही गया। सीबीआई शेख जहां से पूछताछ कर रही है, उन गुनाहों का जवाब देने की कोशिश कर रही है जो शाहजहां शेख ने किया है। सीबीआई लगातार शाहजहां से पूछताछ कर रही है। पूछताछ के लिए सीबीआई ने 3 सदस्यीय टीम का गठन किया है। सीबीआई हथियारों के फर्जी लाइसेंस के बारे में जांच करेगी। सीबीआई शेख शाहजहां को कुछ स्थानों पर ले जा सकती है। ईडी पर हमले के बारे में शाहजहां से पूछताछ होगी। संदेश खाली में 3 बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या की भी जांच होगी। सीबीआई शेख शाहजहां को सुरक्षित हिरासत में लेने के लिए दिल्ली या भुवनेश्वर ले जा सकती है। शेख शाहजहां को लेकर बंगाल में सियासत भी गर्म है। टीएमसी ने कहा कि सीबीआई को सभी आरोप साबित करने होंगे। कोर्ट भी बहुत बार बोला है कि सीबीआई से बहुत अच्छा काम स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन करता है, तो इसके ऊपर अब क्या भरोसा करोगे? आखिरी बीजेपी ने कहा कि शेख शाहजहां टीएमसी की आत्मा है। टीएमसी उसे बचाने में लगी हुई है। शाहजहां तृणमूल का आत्मा है, ममता बनर्जी का आत्मा है। और सीबीआई ने ह्यूमन ट्रैफिकिंग से जुड़े एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया है। रूस यूक्रेन युद्ध में फ्रंट पर लड़ने के लिए नौकरी के नाम पर भेजने वालों के खिलाफ सीबीआई ने मामला भी दर्ज कराया है। सीबीआई ने जिन रैकेट का पर्दाफाश किया है वो युवाओं को विदेश में नौकरी का सपना दिखाता था। विदेश जाने के बाद इन भारतीयों को इनकी मर्जी के बिना रूस यूक्रेन युद्ध के फ्रंट पर लड़ने के लिए भेज दिया जाता था और इनकी जिंदगी खतरे में डाली जाती थी। इन युवाओं में कुछ ऐसे थे जिनको इस बात की जानकारी ही नहीं थी कि वो जंग के लिए जा रहे हैं। पंजाब से टूरिस्ट वीजा पर रूस घूमने गए ऐसे कुछ पीड़ित युवकों ने आरोप लगाया कि उन्हें बेलारूस ले जाकर धोखे से सेना में शामिल किया गया। और वो हमें बेलारूस लेकर चला गया। पीड़ित युवकों ने सोशल मीडिया के जरिए केंद्र सरकार से मदद मांगी। नौकरी के नाम पर यूक्रेन और रूस भेजने के आरोप में सीबीआई ने वीजा कंसल्टेंसी के कई फर्म्स और एजेंट्स के खिलाफ केस दर्ज किया है। सीबीआई ने दिल्ली, मुंबई, अंबाला, चंडीगढ़, मदुरई, चेन्नई के अलावा 13 लोकेशंस पर छापेमारी की है। अब तक 50 लाख कैश, संदिग्ध दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, लैपटॉप, मोबाइल फोन, डेस्कटॉप जब्त किए गए। कुछ संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अभी तक की जांच में सामने आया है कि नौकरी का लालच देकर 35 लोगों को रूस भेजा गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज भारतीय वायुसेना की 4 इकाइयों को सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित करेंगी। क्या है ये पुरस्कार, इस रिपोर्ट में देखिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वायुसेना की 4 इकाइयों को राष्ट्रपति के मानक और रंग पुरस्कार से सम्मानित करेंगी। भारतीय वायुसेना के इतिहास में ये पहला अवसर होगा जब इन 4 इकाइयों को एक साथ इन पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा, जिसमें 2 लड़ाकू स्क्वाड्रन, 1 मिसाइल इकाई और 1 बेस मरम्मत डिपो शामिल है, जो वर्षों से देश के युद्ध लड़ने के प्रयासों में महत्वपूर्ण रहे हैं। इंडियन एयरबेस पर राष्ट्रपति मुर्मू 45 स्क्वाड्रन और 221 स्क्वाड्रन को राष्ट्रपति के मानक और 11 बेस रिपेयर डिपो तथा 509 सिग्नल यूनिट को राष्ट्रपति के रंग पुरस्कार से सम्मानित करेंगे। राष्ट्रपति मानक और रंग पुरस्कार किसी भी सशस्त्र बल इकाई के लिए सर्वोच्च सैन्य सम्मान। इन चयनित इकाइयों को ये सम्मान पिछले 25 वर्षों के दौरान उनकी सराहनीय सेवाओं के लिए दिया जाएगा। प्रतिष्ठित पुरस्कारों के लिए चुनी गई 4 इकाइयों ने भारतीय वायुसेना के इतिहास में शानदार योगदान दिया है। 221 स्क्वाड्रन को वॉलंटियर्स के नाम से जाना जाता है। स्क्वाड्रन का इतिहास 14 फरवरी 1963 का है, जब इसे बैरकपुर के वेम्पायर विमानों से सुसज्जित किया गया था। और इस वक्त एक बड़ी खबर बिहार से आ रही है। बिहार के रक्सौल में भीषण धमाका हुआ है। धमाके के बाद दिखा आसमान में आग का गोला भी। रसोई गैस में रिसाव के कारण धमाका हो गया। दमकल की 6 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया गया और 3 घंटे बाद आग पर काबू पाया जा सका। आप तस्वीरें देख रहे हैं, भयानक तस्वीरें हैं। बिहार के रक्सौल में इस तरह भीषण धमाका हो गया। सिलेंडर ब्लास्ट बताया जा रहा है। ये आसमान में एक आग का बड़ा गोला देखने को मिला। कैस्ट्रॉल, सीआरबी, टर्बोमैक्स और टीवी9 नेटवर्क मिलकर लेकर आए हैं कैस्ट्रॉल सीआरबी टर्बोमैक्स प्रगति की पाठशाला। इस पहल का मकसद देश में एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के साथ साथ ट्रक ड्राइवर्स को अपस्किल करना है। इसमें देश के अलग अलग ट्रांसपोर्ट नगर में प्रगति की पाठशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिसका हिस्सा बनकर हमारे ट्रक ड्राइवर्स भाई 4 जरूरी पहलुओं के बारे में जान सकेंगे। ड्राइविंग सुरक्षा, ट्रक ओनरशिप, नई तकनीक और बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी। देखिए ये खास रिपोर्ट।
नागपुर में कैस्ट्रॉल और TV9 नेटवर्क की ओर से ट्रक चालक भाइयों के लिए प्रगति की पाठशाला का खास आयोजन किया गया। 2 दिन चले इस शिविर में ट्रक चालकों को नई टेक्निक, नियम और ट्रकों की नई तकनीकों के बारे में बताया गया। उन्हें ऑडियो वीडियो के जरिए नई चीजें समझाई गई। आपके काम या मालिकी से जुड़े सारे खर्चों का कुल यानी टोटल होता है। साथ ही नुक्कड़ नाटक के जरिए भी उनका मार्गदर्शन किया गया। आज हमारे साथ है सुखी और दुखी। ये दुखी है, ये हमेशा दुखी रहते हैं, उदास रहते हैं। वैसे है बड़े मेहनती, पर इनकी मेहनत का इन्हें फल नहीं मिलता जिसके ये हकदार है, क्योंकि इनके पास सही जानकारी और सही दिशा नहीं है। और दूसरी जगह मैं सुखी राम, हमेशा सुखी रहता हूँ, खुश रहता हूँ। मेरी आंखों में रहती है खुशी की चमक और चेहरे पे खुशी की मुस्कान। इनसे मिलते हैं। दुखी जी, चाय कैसी है? हाँ, अभी चाय तो ठीक ही है, अभी क्या कहें। इसके बाद सभी ट्रक चालक और उनके साथियों की आंखों की जांच से लेकर उनका बीपी और पूरा हेल्थ चेकअप भी किया गया। इस खास आयोजन में बड़ी संख्या में ट्रक चालकों ने हिस्सा लिया और इस अभियान का शुक्रिया अदा करते हुए इसे अपने लिए फायदेमंद बताया। ये जो आज कैस्ट्रॉल वालों ने किए बहुत अच्छा किया ड्राइवरों के लिए। इससे कई चीज़ें पता लगती है कि गाड़ी का मेंटेनेंस सही होना चाहिए, नींद होनी चाहिए, रोड एक्सीडेंट कम होने चाहिए। और हम बहुत धन्यवाद करते हैं कि ऐसे हर सेमिनार हर कंपनी करे। गाड़ी के लिए जो अपना कैस्ट्रॉल है सर्विसिंग अच्छी देती है, सीखने के लिए बहुत कुछ सेफ्टी दिया है इसमें, जो दिए हैं अपने सेफ्टी।